ठीक है। सर फर्स्ट नहीं है, फर्स्ट हो गया। अच्छा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ अ फिक्स्ड न्यूक्लियस। एक फिक्स्ड न्यूक्लियस है, और इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अपने को दिया हुआ है, यानी इसकी बाइंडिंग एनर्जी जो है एक्स की वो होगी 6 इंटू ए। इट एब्जॉर्ब्स अ न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन आ रहा है ना, 0 n1, मूविंग विथ काइनेटिक एनर्जी, उसकी काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, एंड कन्वर्ट्स इनटू वाई एट ग्राउंड स्टेट, है ना। यानी ये एब्जॉर्ब करने के बाद में ये फिक्स वाई बन जाता है। न्यूट्रॉन है तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, a+1, और z तो चेंज होगा नहीं इसका, क्योंकि ये 0 n1 है। एमिटिंग अ फोटोन ऑफ एनर्जी, और साथ में एक एनर्जी का फोटोन भी यहाँ एमिट होता है, जिसकी एनर्जी अपने को दिया हुआ है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी इसकी एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं है। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अपने को इसका चाहिए, ठीक है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी तो 0 ही है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन प्लस mc² प्लस mxc² इक्वल टू इसकी एनर्जी प्लस इसका my c² प्लस h न्यू, जो कि 1 है। हमें इसकी काइनेटिक एनर्जी भी दिया हुआ है, कितना है, 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो हमें क्या चाहिए, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियन पर इसकी चाहिए पर न्यूक्लियन। तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हो जाएगी, एक इक्वेशन तो ये आ गई हमारे पास में। तो ये कितना है इसने, 2 प्लस mnc² प्लस mxc² इक्वल टू myc² प्लस 1, ठीक है। तो mnc² प्लस mxc² प्लस 1 इक्वल टू my c², ये हमारे पास में है ना। और ठीक, तो बाइंडिंग यानी 6a इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ z के बारे में बात करें तो z mp प्लस a माइनस z mn माइनस mx इंटू c²। एक इक्वेशन तो ये है हमारे पास में उसके लिए, और इसकी y की क्या इक्वेशन मिलेगी, तो यहाँ से देखो आप कुछ बन रहा हो तो लिखते हैं, है ना। तो हमें उसकी चाहिए तो क्या मिलेगा अपने को, तो वो तो हो जाएगा z mp प्लस ये कितना है a+1 माइनस z mn माइनस my इंटू c²। ये हो गया हमारे पास में बाइंडिंग एनर्जी ऑफ y। सॉल्व करो तो कुछ मिल रहा है इसमें। यहाँ से देखो कुछ वैल्यूज आ रही है क्या, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं ना, तो z mp प्लस a माइनस z mn प्लस mn माइनस my इंटू c²।
ये बाइंडिंग एनर्जी ऑफ वाई आ गया। तो यहाँ से देखो, यहाँ से कुछ मिल रहा है अपने को, ये वैल्यू क्या रख सकते हैं, ये रखो ये। तो 6a plus mx c square। से प्लस एम 6a प्लस mx c स्क्वायर ना, कौन सी वैल्यू रख रहे हैं हम लोग, ये वाली वैल्यू है ना, ये आ गया हमारे पास में, प्लस mn माइनस my इंटू सी स्क्वायर। और यहाँ से देखो, इससे कुछ मिल रहा है अपने को इस जगह से, -1 हो जाएगा, 6a -1। तो कितना आ गया, 6a क्या मिल रहा है, -1 मिल रहा है ना, ये दरअसल ये एक मिनट यहाँ से सी स्क्वायर हटा देंगे, अगर इसको साथ में लेते हैं तो ये अलग है। तो 6 है और ये वैल्यू क्या आ रही, 1 आ रही, ये आ गई बाइंडिंग एनर्जी ऑफ वाई। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन चाहिए, बाइंडिंग एनर्जी यानी a + 1 से डिवाइड कर दें। नहीं आ रहा है क्या आंसर? हाँ सर आ रहा है। और एक ध्यान रखिएगा, एक काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, कैसा क्वेश्चन आया नहीं है, लिख लीजिए। तो ये कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट वही है दरअसल जो मैंने पहले बताया था आपको, उस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए बस आप। ये टोटल एनर्जी कैसे लिखा जाता है, इनिशियल और फाइनल, और उसके बाद में बाइंडिंग एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट तो जो है वो है ही सही, कभी गलती नहीं करेंगे आप। ये सर फ्यूजन में रिएक्टेंट की काइनेटिक एनर्जी हम लोग 0 मतलब नेग्लिजिबल मानते हैं ना? हाँ, रिएक्टेंट्स की काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि फ्यूजन में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मानते हैं, क्योंकि जब वो मिलते हैं तो देखो पहली बात तो क्या है, इसमें एक क्वेश्चन है, सॉल्व क्वेश्चन किया होगा अगर आपने, तो वो दूर दूर होते हैं, लेकिन टेम्परेचर 10⁷ to 10⁹ जो है ना, वो उनको क्या करता है, पास लेकर आता है। जब पास लेकर आएगा तो दरअसल उनकी जो काइनेटिक एनर्जी ना, एक तरह से वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो वहां जब वो फ्यूज होता है ना, उस इंस्टेंट पर उनकी काइनेटिक एनर्जी 0 होती है। ठीक है, लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 6 से 8 है, 9 है। क्वेश्चन नंबर 6, लिख लिया ना? हाँ सर हो गया। भाई सबने लिख लिया? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है देखो, protons and singly ionized atoms of these are passed in turn, which means one after the other and not at the same time, through a velocity selector and then enter a uniform magnetic field, जो कि सर्कल में घूमेंगे, अगर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब सर्कल ही दिया, वैसे भी कह रहा हूँ। The protons describe semicircles of radius. Protons and singly ionized atoms of this and these are passed in turn. ठीक है। The separation between the ions after describing semicircle is given by. तो प्रोटॉन का मास m है, इनका मास कितना मानेंगे हम लोग, 235 m और 238 m। इक्वल टू mv²/r, है ना। तो v से v कैंसिल आउट हो गया। अब इसने कहा कि वेलोसिटी सिलेक्टर, इसका मतलब तीनों की स्पीड सेम है, आई बात समझ, क्योंकि वेलोसिटी सिलेक्टर की जब बात करते हैं तो ई और बी दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं।
है ना, क्योंकि वहाँ क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट होता है लॉरेंट्ज फोर्स वाला, एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू ई वेक्टर प्लस क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और ये 0 है। तो इसका मतलब है कि ई वेक्टर इक्वल टू माइनस वी क्रॉस बी, अगर मान लो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, अगर ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर और वी वेक्टर परपेंडिकुलर, तो वेलोसिटी सिलेक्टर में तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो ए इक्वल टू जाएगा वी बी। इसका मतलब ए फिक्स है और बी फिक्स है, जहाँ से इनको लाया जा रहा है, इसका मतलब वी फिक्स हो गया ना, तो सबका वी सेम मानेंगे हम लोग यहाँ। तो इनका आर देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, एम वी बाई क्यू बी, है ना। तो ये कह रहा है कि द प्रोटॉन डिस्क्राइब सेमी सर्कल्स ऑफ रेडियस, है ना। तो प्रोटॉन सिंगल आयोनाइज्ड एटम से, ठीक है, हाँ बोलिए। ये 4-0 क्यों किया ये? क्योंकि वेलोसिटी सिलेक्टर में क्या होता है कि अनडिवेटेड पार्टिकल जाता है, तो जब मैग्नेटिक फील्ड में भी यही मेन फोर्स है, लॉरेंट्ज फोर्स है, तो अनडिवेटेड जब जाता है, इसका मतलब है कि वहाँ उसने का वेलोसिटी सिलेक्टर है, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है ना। और वो तीन, और वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी होते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है सर। तो उस हिसाब से मैंने लिखा है। इसका मतलब ये बताना था मेरा कि वी सेम है सबका, मास अलग अलग है, और ई भी सेम है सबका, मतलब क्यू भी सेम है सबका, हमारी बात समझ में, यानी आर इक्वल टू जाएगा एम वी बाई ई बी, ठीक है। क्योंकि दो, अब इसमें देखना है कि जिसका मास ज्यादा है, तो किसका मास सबसे ज्यादा है, तो दे भी रखा उसने 238 का, सीधी सी बात, इसका मतलब उसकी रेडियस ज्यादा हुई ना। अब अपने को जो दिया है यहाँ, इसने का रेडियस जो दिया है, और हमें किस किस के बीच में बताना है, इन दोनों के बीच में, तो देखो क्या हुआ, कैसे करेंगे, यानी दोनों के बीच में बताना है, इसका मतलब देखो डिस्टेंस दोनों के बीच का मतलब हुआ कि 2r यूरेनियम 238 माइनस 2r यूरेनियम 235, ये अपने को फाइंड करना है। ये क्लियर है सबको, ठीक है। हाँ और सर। अपने को क्या दिया है इसने, r प्रोटॉन दिया है 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10⁻², और मास तो अलग अलग है, तो इसका मतलब इसका तो मास m ही लूंगा मैं, एम वी बाई ई बी, है ना। मैं आर यूरेनियम 238 की बात करूंगा, तो ये लिखूंगा मैं 238 एम वी बाई ई बी, है ना। और यूरेनियम 235, इसको लिखूंगा यूरेनियम मतलब 235 एम वी बाई ई बी, ये वैल्यू हमारा रख देते, तो 2 को बाहर निकाल लेंगे, तो इसमें से उसमें से इसको सेपरेट कर दो, तो कितना मिलेगा अपने को, 3 एम वी बाई ए बी, और यहाँ से देखो यानी कितना हो गया है, 6 इंटू 10 इंटू 10⁻², यानी कितना आ गया है, ये आ रहा हमारे पास में 60 सेंटीमीटर आ रहा है, वो किस में था, एम में, सॉरी, तो 10⁻³ करेंगे ना, तो कितना आ गया, 60 mm आ गया, ये आंसर आना चाहिए। समझ में आया कॉन्सेप्ट? हाँ सर। तो ये थोड़ा सा इसमें ये बस ये कि वेलोसिटी सिलेक्टर में ध्यान रखना है, वैसे तो फॉर्मूला यही है, पढ़ेंगे भी हम लोग, तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, है ना, और पार्टिकल उसमें अनडिवेटेड जाता है, तो लॉरेंट्ज फोर्स क्या होना चाहिए, इसके ऊपर 0 होना चाहिए दरअसल, और एक इलेक्ट्रिक फोर्स और एक मैग्नेटिक फोर्स है, तो पहले वाला इलेक्ट्रिक है, दूसरा वाला मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है। उसके बाद सर मैं नेक्स्ट मैग्नेटिक, सर उस बोलिए। सेपरेशन के बाद का बताइए ना। सेपरेशन के बाद क्या नहीं, सेपरेशन में देखो उसका फिगर के हिसाब से मैंने पहले तो आर पी निकाल लिया, तो आर रेडियस अपने को दे रखा, तो ये फॉर्मूला है हमारे पास में, ये यहाँ से आया, क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली अगर कोई पार्टिकल जाता है, और मैग्नेटिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म होता है, तो पार्टिकल हमेशा सर्कल में घूमता है, ये फिक्स है मतलब। तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जो वहाँ प्रेजेंट है, ये जो दिया है इस केस में, तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, इसको
सर्कल में घुमा रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, तो mv²/r के इक्वल करके मैंने r निकाल लिया इसका। r इसका दे रखा है, किसका, प्रोटॉन का। प्रोटॉन का कितना 10 mm दिया हुआ है, यानी ये वैल्यू मैंने यूज कर ली यहाँ। तो ये कह रहा है कि इन दोनों का सेपरेशन बताओ जब ये जाएंगे। तो ये दोनों का डायमीटर का डिफरेंस होगा ना, जब पार्टिकल ये दोनों यहाँ जा रहे हैं ना भाई, यहाँ से यहाँ जा रहा है और यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये चाहिए ना अपने को। तो इसका भी डायमीटर किसका, और इसमें ये भी है कि देखो जिसका मास ज्यादा है लिखा है उसमें, देखो इस फिगर इसके हिसाब से जिसका मास ज्यादा है उसकी रेडियस भी ज्यादा होगी। क्लियर है भाई कि नहीं समझ में आया? हाँ सर। इसको R2 मान लेंगे, इसको R1 मान लेंगे, तो ये 2R1 है और ये 2R2 है। तो ये है भाई, समझ में आया? हाँ सर। यस सर। तो 6 हो गया, 8 9, इसके बाद में 12 13 14। कंसिडर सैंपल ऑफ प्योर बीटा एक्टिव मटेरियल। अब देखो एक बात और याद रखना कि बीटा पार्टिकल, बीटा एक्टिव मटेरियल मतलब यहाँ जो बीटा एमिशन की जब भी बात की जाती है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स के एमिशन की बात की जाती है। अगर कुछ मेंशन नहीं किया जाता है कि ये के कैप्चर है या पॉजिट्रॉन का एमिशन हो रहा है या इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो रहा है, तो फिर हम उसमें इलेक्ट्रॉन का एमिशन मानते हैं। तो कंसिडर सैंपल ऑफ प्योर बीटा एक्टिव मटेरियल, ऑल द बीटा पार्टिकल्स एमिटेड हैव द सेम एनर्जी। ये हम बात कर चुके, सेम एनर्जी नहीं होती है, समझ में आई बात? तभी तो हमने न्यूट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉन को इंट्रोड्यूस किया था। तो जब ये डिसइंटीग्रेट होगा तो उस केस में क्या होगा, ये इधर मूव कर रहा है तो यहाँ एक पार्टिकल क्या हो सकता है, मतलब जिसकी एनर्जी ये h नहीं होगी, दूसरा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होगा, इसके साथ में क्या आएगा, ये एंटी न्यूट्रिनो होगा। तो ऑल द बीटा पार्टिकल्स एमिटेड हैव द सेम एनर्जी, नहीं। द बीटा पार्टिकल्स ओरिजिनली एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस, नहीं। ये भी नहीं कि बीटा पार्टिकल्स न्यूक्लियस में होते हैं, ऐसा नहीं होता है। वो तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, है ना। हाइजेंस जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, हाइजेनबर्ग सॉरी है ना, हाइजेनबर्ग है ना, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है उसमें वही तो प्रूव करते हैं उससे कि इलेक्ट्रॉन उसमें एग्जिस्ट नहीं करता है। द एंटी न्यूट्रॉन एमिटेड इन बीटा डीके हैज जीरो रेस्ट मास एंड हैज जीरो मोमेंटम। नहीं, मोमेंटम तो होता है, मोमेंटम जीरो थोड़ी होता है, उसका रेस्ट मास जीरो है। द एक्टिव न्यूक्लियस चेंजेस टू वन ऑफ इट्स आइसोबार्स आफ्टर द बीटा डीके। हाँ, आइसोबार मतलब ए चेंज नहीं होता है, जैसे ये ए होता है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा वाई, क्योंकि ये किस में गया है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रॉनों में जाता है, तो ये क्या हो जाएगा Z+1 और ये A प्लस बीटा -1 0 प्लस क्या हो जाएगा एंटी न्यूट्रॉन। तो A चेंज नहीं करता है, तो खैर तीनों में चेंज नहीं करता है, तो ये तो है ना, क्या हो गया, सही हो गया, डी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9, masses of two isobars, masses of two isobars दिया हुआ है, if it can be concluded from this data, है ना। इस डेटा से क्या पता कर रहे हैं, देखो किसका मास ज्यादा है अभी इसमें, कॉपर का, है ना, कॉपर का मास ज्यादा है। तो both the isobars are stable, masses of two isobars
it can be concluded from these data that both the isobars are stable. इसमें देखो आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं. (64Zn) is radioactive, decaying to this through beta decay. 64 copper is a radioactive, decaying to this through gamma decay. Copper is radioactive, decaying to this through beta decay. It can be concluded from these data that. अच्छा, सिर्फ एक डेटा अपने को दिया हुआ है. अब इसमें आप देखो Z बदल रहा है. ठीक है, Z बदल रहा है, तो Z बदलने का मतलब क्या हुआ कि बीटा एमिशन हो रहा है, क्योंकि अभी अभी हमने देखा है ये. अच्छा, दूसरी बात है कि स्टेबल है कि अनस्टेबल, ये कैसे कहेंगे. सर वो N/Z रेशियो भी निकाला, वो भी उतना ज्यादा नहीं है इनका. N by सर रेशियो भी 9th कमी वाले है ना. में स्टेबल सर दोनों में इसमें देखेंगे ना कि क्या बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन से वो कॉपर वाले का ज्यादा कॉपर वाले का कम आएगा. हाँ बाइंडिंग एनर्जी कैसे? वो तो रेस्ट मास एनर्जी निकलेगी ना उससे, जो मुझे जो मास दिया. भाई ये जैसे डी तो हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं. डी तो खैर हो भी रहा है, क्योंकि यहाँ वैसे भी कॉपर का मास ज्यादा है, तो वो तो फिजिबल है, रिएक्शन फिजिबल है. बात वो नहीं है. बात डी तो सही है, मतलब अगर उसमें उससे कंक्लूजन निकला जाएगा तो डी तो सही है. लेकिन बोथ द आइसोबार्स आर स्टेबल या अनस्टेबल, ये कैसे कहते हैं भाई. कौन स्टेबल होगा, कौन अनस्टेबल होगा. इसका Z है, इसका ये Z, इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. सर हम ऐसा सर ये होता है हमेशा कि मतलब अगर दो मतलब आइसोबार्स अगर है तो दोनों में से कोई एक ना एक को तो मतलब अनस्टेबल होना चाहिए, ऐसा होता ही है. सर N/Z रेशियो भी 1. का रेशियो अगर 1 आता है तो वो तो स्टेबल मानते ही हैं, और उसके बाद में कर्व ऊपर की तरफ जाने लगता है, वो है ना. इसका सोच के बताते हैं यार. तो भाई और क्या क्राइटेरिया है तो भाई, इसको देख के तो डी तो हम बता सकते हैं ना भाई, उसने का क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं. तो ऐसा हो सकता है फिजिबल है, मतलब रिएक्शन फिजिबल क्यों, क्योंकि कॉपर का मास यहाँ ज्यादा है, तो रिएक्शन तो फिजिबल है. तो मतलब ये डीके हो सकता है, पर डीके तब होगा जब ये अनस्टेबल है ना. तो वो अनस्टेबल कैसे मानेंगे कि अनस्टेबल क्या है. तो सोचता हूँ, मैं बताता हूँ फिर इसके बारे में. ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास में. 12th. A nucleus with mass number 220 initially at rest emits an alpha particle if the Q value of the reaction is this. यार ये तो फॉर्मूला है ना, लगाओ यार. फॉर्मूला क्या था, कौन बताएगा वो. काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या आया था, Q into A-4/A. A, यही था ना. तो मास नंबर दे रखा है, तो कह रहा है कि द Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन, तो 5.5 और ये 216 डिवाइडेड बाई 220. कट रहा है कैसे, क्या आंसर आ रहा है.
5.4. 5.4 आंसर है। क्यू वैल्यू किस में है? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में 13। चार्ज कैपेसिटर ऑफ capacitance C is discharged through a resistance R. Charged capacitor of capacitance C is discharged through resistance R. A radioactive sample decays with an average life. दरअसल क्या होता है कि अगर कोई कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है तो उसका फॉर्मूला है Q इक्वल टू Q नॉट A2 पावर माइनस T बाई RC। Q इक्वल टू Q नॉट A2 पावर माइनस T बाई RC। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव सैंपल डिकेज विद एन एवरेज लाइफ, उसकी एवरेज लाइफ दिया है, यानी टी एवरेज इक्वल टू 1 बाई लेमडा इक्वल टू टाउ, ये दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर फॉर विच द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर टू द एक्टिविटी ऑफ रेडियोएक्टिव सैंपल इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। क्या कह रहा है? रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी है ना, तो वो एनर्जी क्या हो जाएगी? क्यू स्क्वायर बाई 2C डिवाइडेड बाई स्टोर्ड कैपेसिटर टू द एक्टिविटी ऑफ द रेडियोएक्टिव सैंपल। तो एक्टिविटी क्या होता है? लैम्डा इनटू ए नॉट सर इनटू एन। हाँ, मतलब इनटू एन, किसी जनरल टाइम टी की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में इंडिपेंडेंट बता रहा है, वो टाइम से इंडिपेंडेंट आ रहा है। मतलब क्या हुआ कि क्यू नॉट का होल स्क्वायर बाई 2C E2 पावर माइनस 2T बाई RC डिवाइडेड बाई लेमडा, ये हो जाएगा एन नॉट E2 पावर माइनस लेमडा इंटू टी। इसको ऊपर ले जाते हैं तो बाकी सब कांस्टेंट है, तो क्यू नॉट का होल स्क्वायर एन नॉट E2 पावर लेमडा माइनस 2T बाई RC, सॉरी टी को भी बाहर ले लेंगे, इंटू टी। यानी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम आने का मतलब भी 0 होना चाहिए, यानी लेमडा इक्वल टू 2 बाई RC और 1 बाई लेमडा, यानी ये हो जाएगा 1 बाई टाउ। तो R इक्वल टू आ गया हमारे पास में 2 टाउ बाई C, ये आंसर आना चाहिए। समझ में आया? दरअसल इसमें वो कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग वाला कॉन्सेप्ट भी इसमें लगा दिया इसमें, तो ये उसमें फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये यूज़ करना था इसमें, और बाकी तो हमने पढ़ाई है, उसको यूज़ करना था। लिख लो इसको। हो गया सर। 13 हो गया, 14 है, 12 हो गया था, 12th किया था हम लोगों ने, कर लिया था। अच्छा, उसके बाद 14, 16, 17,
14 क्या कह रहा देखो, एट टाइम t इक्वल टू 0 some radioactive gas is injected into a sealed vessel. Okay, at time t some more of the some gas is injected into the same vessel. Which one of the following graphs best represent the variation of the logarithm of activity A of the gas with time? तो क्या कह रहा है कि टाइम t इक्वल टू 0 सम रेडियोएक्टिव गैस इंजेक्टेड इनटू सील्ड वेसल. एक सील्ड वेसल है, उसमें एक रेडियोएक्टिव सैंपल है ना, उसका मान लो डी के कांस्टेंट लैम्बडा है और ये एन नॉट टी इक्वल टू 0 पर उसके नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई थे. इसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, ए नॉट ए टू पावर माइनस लैम्बडा इनटू टी. ओके, तो ln a इक्वल टू ln a नॉट माइनस लैम्बडा इनटू टी. तो एक तरह से स्ट्रेट लाइन है टी और इसमें, तो ये हो जाएगा माइनस लैम्बडा इंटू टी प्लस ln a नॉट. इसका डी के कांस्टेंट क्या है, यहाँ लैम्बडा है. तो आप देख रहे हो स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब इसका आंसर पहला हो सकता है, डी हो सकता है, बी हो सकता है ना. तो सी तो हटाए दो, ई भी हो सकता है. देखते हैं आगे क्या कह रहा है फिर. तो सी तो हटाए दो. फिर ये कह रहा है कि सम मोर ऑफ द सेम गैस इज इंजेक्टेड इन द सेम वेसल. इसका मतलब क्या होगा, उसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी. तो मान लो पहले किसी टाइम तक हम लोग गए तो ये क्या हो रहा था, यहाँ तक ये डिक्रीज किया ऐसा है ना. तो उसके बाद कुछ गैस और इसने इंजेक्ट करा दी. तो सम मोर ऑफ द सेम गैस इंजेक्ट इन द सेम वेसल. तो इंजेक्ट कराने के बाद इसकी एक्टिविटी क्या होगी, वापस से बढ़ जाएगी और फिर से वही कॉन्सेप्ट तो वही है, तो फिर से डिक्रीज करेगा. तो इसका ये लाइन दोनों क्या होगी, लेकिन पैरेलल होगी एक दूसरे की. क्यों, क्योंकि लैम्बडा दोनों का कांस्टेंट है. तो ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल होगी, है ना. तो आंसर इसका मतलब तो बी ऑप्शन सही है. और क्या सर हम्म इसमें अगर क्वेश्चन में से दिया जाता है कि सेम गैस नहीं है, कोई और गैस दी, तो उसमें ऐसा फर्क आता कि रिएक्ट कर रहा है या रिएक्ट नहीं कर रहा है, उससे डीके में कोई फर्क आता? नहीं, वो ऐसा कोई रिएक्शन नहीं, वो बताएगा सब इंफॉर्मेशन. अब रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो तो हम उसमें तो फिर कैसे कहेंगे. अच्छा ठीक है. हाँ, दोनों को अगर ऐसा भी है तो फिर इंडिपेंडेंट मान के करेंगे, वरना अगर कोई या तो कोई और इन्फॉर्मेशन देगा, है ना. तो जनरली ऐसा फिजिक्स में क्वेश्चन आता नहीं कि रिएक्ट कर गई और फिर उसके बाद पूछ रहा है वो, तो इंडिपेंडेंट ही मानेंगे फिर हम लोग उसको. तो उसका डी के कॉन्स्टेंट भी अलग होगा. तो ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं हो सकती फिर उसमें. आप उसमें हाँ, है ना, समझ रहे ना. हाँ सर, फिर ज्यादा से स्लोप डिफरेंट हो जाएगा ना. ठीक. क्वेश्चन नंबर 16. Two radioactive sources A and B initially contain equal number of radioactive atoms. Two radioactive sources A and B initially contain equal number of radioactive atoms. Source A has a half-life of 1 hour, है ना. इसकी हाफ लाइफ दिया हुआ है 1 hour, जो कि ln2 बाई लैम्बडा 1 हो गया. दूसरे की हाफ लाइफ दिया है इसने 2, तो 2 इक्वल टू ln2 बाई लैम्बडा 2 हो गया. यानी डी के कॉन्स्टेंट इसमें एक यानी पहले वाले का ज्यादा है, दूसरे का कम है. At the end of 2 hours, दो तो इसका तो 2 half life हो जाएगा ना. The ratio of the rate of disintegration of A to that of B. अच्छा एक मिनट. Two radioactive sources A and B are initially contain equal number of radioactive atoms. Source A has a half life of this hour and source B has a half life of 2 hours. At the end of 2 hours, the ratio of the rate of disintegration of A to that of B पूछ रहा है. यानी वो ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एक्टिविटी पूछ रहा है. तो बता दो, है ना. तो क्या हो जाएगी देखो, ए नॉट तो सेम नहीं होगा, दोनों का अलग अलग होगा, है ना. और ये पूछ रहा है वो, एक का ही हो जाएगा. तो निकालो, रेशियो तो निकालना है. सर इनिशियली कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स लिखा है.
हाँ तो एटम तो एन नॉट तो सेम है, एक्टिविटी अलग अलग होगी ना, लेकिन दोनों का डीके कांस्टेंट अच्छा तो अच्छा, अलग आपने है। एक्टिविटी लिखी, ठीक। ठीक है ना, तो कर लो, आ जाएगा, रेशियो तो निकालना है, कर लोगे, क्योंकि ये बनेगा आपके पास में एन नॉट लेमड़ा 1 और एन नॉट 2 बनेगा एन नॉट लेमड़ा 2। ठीक है, तो कर लो। नेक्स्ट है 17। टू आइडेंटिकल सैंपल्स, सेम मटेरियल सेम अमाउंट इनिशियली, सेम मटेरियल है ना, आइडेंटिकल सैंपल्स है, अमाउंट भी सेम है। पी एन क्यू ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैविंग मीन, तो क्या कह रहा है कि दोनों, इसका वाला लैम्बडा तो दोनों का सेम है ना, तो क्या कह रहा है, ऑब्जर्व टू हैव एक्टिविटीज एपी रेस्पेक्ट द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जिस टाइम ऑब्जर्व किया उनकी एक्टिविटीज दिया हुआ है। इफ पी इज ऑल्डर देन क्यू देन द डिफरेंस इन देयर एजेस पूछ रहा है। तो two identical samples, same material, same amount initially P and Q of a radioactive substance having, अच्छा तो ये आ गया ना, ए पी इक्वल टू क्या हो जाएगी इनिशियली, तो ए नॉट होगा, और ये लेमड़ा इनटू इसको T1 टाइम लग रहा है, ए क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए नॉट ए टू पावर माइनस लेमड़ा इंटू T2 हो जाएगा, है ना। तो जब ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये ऐसा है, तो पूछ क्या रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है इनके एजेस में, है ना, तो कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास में ए टू पावर माइनस लेमड़ा T1 इक्वल टू ए पी बाई ए नॉट, है ना, तो लेमड़ा T1 इक्वल टू हो जाएगा एल एन ए नॉट बाई ए पी, तो T1 आ जाएगा यहाँ से, तो T1 क्या मिल गया, एल एन ए नॉट बाई ए पी बाई लेमड़ा, और T2 क्या मिल गया, एल एन ए नॉट बाई ए क्यू बाई लेमड़ा। तो कौन ज़्यादा बता रहा है इसमें, पी इज ऑल्टर देन, तो T1 माइनस T2 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा एल एन, क्या मिलेगा भाई, तो अल्टीमेटली ये आएगा ए क्यू बाई ए पी, ए क्यू बाई ए पी डिवाइड बाई लेमड़ा, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है इसमें। ठीक है ना, तो इस तरह से कर सर लेते हैं। इसमें एज का क्या मतलब है? एज का मतलब है कि जब मान लो जैसे समझते हैं कि एक 2018 में स्टार्ट हुआ ए, लेकिन उसका सैंपल थे 100, मतलब सैंपल में 100 न्यूक्लियाई थे, है ना, एक एक 2018 में शुरू हुआ, एक 2019 में शुरू हुआ, लेकिन उसके भी सैंपल 100 ही थे, तो मतलब सैंपल में न्यूक्लियस जो है 100 ही थे, दोनों सेम ही मटेरियल है, ये मतलब हुआ। तो डिफरेंस कितने का, मान लो 1 ईयर का है, नहीं समझे, लेकिन इनको ऑब्जर्व कब किया जा रहा है, आज 2020 में, है ना, सर तो तब इनकी एक्टिविटी दिया हुआ है, एक की एपी दिया और एक की एक्यू दिया हुआ है, नहीं समझे। सर मतलब 2018 में एपी के 100 है, हाँ, और और उसके दूसरे वाले 2019 के भी 2019 में एक्यू एक मतलब क्यू के भी 100 ही हैं, हाँ तो और अभी आज इनको अभी वर्तमान में इनको ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो अच्छा, पूछ रहा है कि इनकी ओ डिफरेंस समझ में आ रहा है। समझा समझा, हाँ हाँ। हाँ हाँ, और किसका क्या डाउट है भाई। सर मैंने इसमें एक को 0 मान लिया और एक को टी मान लिया, तो उससे भी सेम आ वैसा कर सकते हैं ना, मतलब कि आज जी से शुरू किया ऐसा। ना डिफरेंस तो बिल्कुल मान सकते हो, रेफरेंस तो है वो एक तरह से, क्या है डेल्टा टी तो लिया ना अपना, तो 0 मान लो एक को, कोई बात नहीं, हाँ कोई फर्क ठीक। नहीं पड़ता उससे। ठीक है, हो गया है तो, और कौन सा है, 17 17 16, नेक्स्ट हमारे पास 9 हो गया था क्या, 9 कर लेते हैं ना हम लोगों ने, अबे 19 21 22 23, अच्छा 19 से स्टार्ट करते हैं।
अरे बहुत आसान टॉपिक है, मालूम है आपको, एक बार बात पकड़ में आ जाएगी इस टॉपिक की, दोनों जो पढ़े हमने अभी तक। मार्क्स भी आते हैं, कैलकुलेशन है थोड़ा सा उसमें, और कुछ नहीं है, और ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। The radioactivity of an old sample of a liquid due to tritium half-life दिया was found to be only about 3% of that measured in recently purchased bottle marked 7-year-old. The sample must have been prepared about. बड़ा घुमावदार क्वेश्चन है यार, क्या कह रहा है भाई? The radioactivity of an old sample of a liquid due to tritium was found to be only about 3%, was found to be only about 3% of that measured in recently purchased bottle marked 7-year-old. The sample must have been prepared about. तो पहले तो ऐसा करते हैं, 3% है, मतलब n इक्वल टू n नॉट a2 पावर माइनस लैम्डा t, तो n बाई n नॉट इक्वल टू a2 पावर माइनस लैम्डा t है ना, तो n बाई n नॉट इंटू 100 इक्वल टू a2 पावर माइनस लैम्डा t इंटू 100। ये कितना दिया है इसने? ये 3 दिया है, तो ये टाइम निकाल लेते हैं पहले, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास में लैम्डा टी इक्वल टू ln 100/3। तो टाइम बताओ पहले तो कितना आ रहा है, कर लो इसको, सॉल्व करो। और ये अपने को 12.5 ईयर्स दिया है ना, ये हो जाएगा ln2 इंटू लैम्डा, सॉरी मतलब टी हाफ है ना, लैम्डा की जगह रखेंगे हम लोग, तो 12.5। ये सॉल्व करो तो कितना साल आ रहा है ये, करो जल्दी से बताओ तो मुझे। कितना है? लॉग टेबल से करना है और क्या, या ऐसे याद होगा ना, वैसे तो नहीं क्या, log 10 का कितना होता है, मतलब ln 10 और ln 3 ln 2 का तो पता ही रहता है सबको। ये कैलकुलेटर से यूज करके बताऊं मैं? कितना आ रहा है देखो, 1 मिनट इंटू 63 के आसपास आ रहा है। 63 के आसपास आ रहा है, हाँ हाँ, वही। 60 लगभग 63 ईयर्स आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ क्या कह रहा है देखो, तो पढ़ो इसको। तो ये कह रहा है कि द रेडियो एक्टिविटी ऑफ एन ओल्ड सैंपल of a liquid due to tritium was found to be only about 3% of that purchased in recently purchased bottle marked 7-year-old। तो 7-year-old तो प्लस इसमें 7 और ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 70 ईयर्स, ठीक है।
तो जब इसको परचेज, जब 7 ईयर ओल्ड, मतलब क्या हुआ, ये मतलब क्या कहना चाह रहा है, इसका मतलब मान लो जिस समय हमने इसको परचेज किया था उस समय कितना था, 63 था ना, वो 63 ईयर्स ओल्ड था वो आई बासन में। तो हमने 7 साल बाद उसका देखा, तो 7 और ऐड हो जाएगा उसमें। ठीक है, तो इस तरह से करना था। नेक्स्ट कौन सा है, 21। %90 of a radioactive sample is left over after a time interval t। 90% मतलब n by n naught into 100 equal to e to power minus lambda t into 100, है ना। ये इक्वल टू कितना कह रहा है, 90% कह रहा है। 90% of radioactive sample is left over after time interval. The percentage of initial sample that will disintegrate in an interval 2t बताना है। एक तो रिलेशन ही आ गया, है ना। तो ये कह रहा है कि द परसेंटेज ऑफ इनिशियल सैंपल दैट विल डिसइंटीग्रेट, है ना। मतलब क्या हुआ, n नॉट माइनस n नॉट e टू पावर माइनस लैम्बडा t, है ना। तो ये लेकिन 2t होगा ना, डिवाइडेड बाई n नॉट इंटू 100, ये अपने को चाहिए। तो ये हो जाएगा 1 माइनस e टू पावर माइनस लैम्बडा t का होल स्क्वायर, है ना, इंटू 100। तो यहाँ से देखो आप वैल्यू क्या मिल रही है अपने को, यहाँ से e टू पावर माइनस लैम्बडा t इक्वल टू मिलेगा 9/10 हो जाएगा। तो 9/10, तो 1 माइनस 81/100 इंटू 100 इंटू 100, ये हो जाएगा ना, कितना हो गया है 9/9, कितना हो रहा है, कुछ गड़बड़ किया क्या, 19% आ रहा है। तो क्या आंसर, 19% आंसर। समझ में आया क्या कह रहा था वो? कुछ नहीं यार, सिंपल चीजें हैं, कुछ ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, कैलकुलेशन वाली बात है बस, और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 देख लो आप। सर 90% लेफ्ट ओवर का मतलब क्या है? बच गया था ना, अच्छा, तो टाइम टी पे 90% बच गया। तो अब वो कह रहा है कि 2t में कितना डिसइंटीग्रेट हो गया, तो फिर ये डिसइंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगाऊंगा ना मैं, अच्छा, है ना। क्वेश्चन नंबर 22, इंटेंसिटी ऑफ गामा रेडिएशन फ्रॉम अ गिवन सोर्स, ये तो बताया था ना फॉर्मूला आपको, I इक्वल टू I नॉट ए टू पावर माइनस म्यू एक्स, लगा दो आ जाएगा, कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 23, the fraction of the original number of nuclei of a radioactive sample, radioactive atom having a mean life of 10 days that decays during the 5th day is, 5th day यानी 5वें दिन कितना डिसइंटीग्रेट हो रहा है, ये पूछ रहा है वो। तो द फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियर रेडियोएक्टिव सैंपल, क्या कह रहा है, अच्छा फ्रैक्शन बताना है वो। फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई of radioactive atom having a mean life of 10 days, यानी मीन लाइफ ये 1 by लैम्बडा की वैल्यू अपने को दिया है, that decays during the 5th day। तो मतलब ये हुआ कि t इक्वल टू 0 पर ये सैंपल है हमारे पास में n नॉट, t इक्वल टू 5 डे, नहीं सॉरी 4 डे में नंबर ऑफ एक्टिव ये रह जाते हैं n1, और t इक्वल टू 5 डे यानी n इक्वल टू 2। तो ये क्या पूछ रहा है दरअसल, n2 माइनस n1 बाई n नॉट ना, ये पूछ रहा है ना। फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल नंबर, है ना। तो हमारे पास में n2 क्या हो जाएगा, n नॉट e टू पावर माइनस लैम्बडा इंटू 5,
मतलब मोड आ जाएगा इसका, तो दिक्कत नहीं। और ये तो सॉरी नहीं, ये हमने जो लिया, एक मिनट, हाँ ये इतने रह गए। तो n नॉट e⁻⁻4 लैम्डा बाई n नॉट, ये है आंसर। क्या दिया देख लेते हैं। तो e⁻ लैम्डा की वैल्यू क्या लिखेंगे, -5/10 है ना, और यहाँ -4/10। सर मैच बिल्कुल नहीं कर रहा था ये, मैंने निकाला था कैलकुलेटर से। नहीं आ रहा ये। नहीं सर, मैच नहीं कर रहा है जो आंसर दिया उससे। फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। सर 5th डे में डीके होगा तो 5 से 6 लेंगे ना, 5th डे में डीके हो रहा है तो। यार 5th डे में 6 वाला क्यों लेंगे? फर्स्ट डे को अगर 0 to 1 मानते हैं तो 5th डे को 4 to 5 हाँ मानना ठीक है, हाँ फिर हाँ ठीक। हाँ सही है ना, ये हाँ गलत है? किससे नहीं आ रहा है नहीं, बराबर है। आंसर, नहीं आ रहा है इससे। फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई of radioactive atom having mean life that decays during 5th डे में जितने होंगे तो वो n2 - n1 ही, मतलब n1 - n2 डीके हो गए ना, उसी का फ्रैक्शन तो ये दिख रहा है यार। क्या चेक करेंगे, कैलकुलेट करो तो वापस से। e⁻⁻½ और ये -e⁻, कितना हो जाएगा भाई, 2/5 है ना। तो कैलकुलेशन भारी वाली है यार, इसको तो बिना कैलकुलेटर के कैसे करोगे। Fraction of the original number of nuclei of radioactive atom having a mean life of these days that decays during the 5th day is, आना तो यही चाहिए यार। चलो देखते हैं क्या होती है भाई, कौन बताएगा। वैल्यू वापस से सॉल्व करो यार। सर बराबर ही आ रहा है, आंसर आ रहा है। 0.0637 आ रहा है। हाँ तो इन्होंने कहीं कैलकुलेशन में गलती कर दी होगी फिर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को लेकिन करोगे कैसे, तो भारी वाला क्वेश्चन है, मेरे से तो नहीं हो सकता भाई कैलकुलेशन बिना कैलकुलेटर के। सर बिना उसका मतलब लॉग टेबल या इसके पॉसिबल ही नहीं है। तो लॉग टेबल दिया होगा तो फिर इसमें यही था, और क्या क्या था। सर पहला पार्ट हो था गया ना अपना, पहला पार्ट में इतना टाइम लग गया। ठीक है, लगेगा ही तो कोई बात नहीं, थोड़ा पढ़ लें यार हम लोग। हाँ आधा घंटा ही बचा है, ये कर लेंगे थोड़ा थोड़ा करके, चलेगा? बोलो कुछ बच्चों। हाँ सर। आपको फास्ट लग रहा होगा क्यों? वैसे तो धीरे धीरे चल ही रहा है, ज्यादा फास्ट जाने की जरूरत भी कहाँ है यार, हो जाएगा। एक एक पार्ट करके डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में सारे ही करेंगे। एक एक करके करेंगे यार, क्योंकि भारी पड़ जाता है। हाँ सर, पार्ट 2 क्योंकि आप समझ रहे 23 क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं यार एक उसमें। भाई ऐसा भी नहीं कि 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, तो आप लोग कितने सारे क्वेश्चन थे एक ही पार्ट में। चलो पार्ट 2 में और भी जबरदस्त कैलकुलेशन है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 क्वेश्चन थे, है ना, तो टाइम लगेगा ही, कैलकुलेशन भी है, सब है। सर मतलब अभी आप सबको बोल दीजिए कि मतलब जो भी क्वेश्चन डाउट है ना वो ग्रुप पे जो बना है ना उस पे डाल दे, तो फिर मतलब डिस्कशन कम हो जाएगा। हम मतलब हमें एक जैसे आया होगा वो सॉल्व करके डाल। हाँ यार ये भी, हाँ ये तो आप लोगों को भी इतना तो समझना ही पड़ेगा। वो तो मेरे कहने से क्या है, मैं तो कह दूंगा ये बात सही है ना, तो इससे क्या होगा, डिस्कशन बच जाएगा हमारा। मुझे टाइम मिलेगा तो मैं क्वेश्चन में सॉल्यूशन डाल दूंगा या आप लोग आपस में डाल दो,
ये बेस्ट होता है, मालूम है। कर लोगे भाई सब लोग? हाँ सर, ग्रुप बनाया है मैंने फिजिक्स वाला, आप हाँ नोट्स ग्रुप भी उसी पे बनाया है वो, फॉरवर्ड कर इससे देना। चलो अच्छा किया ग्रुप। मैंने ग्रुप इसलिए नहीं बनाया यार, इतने सारे ग्रुप हो गए ना मेरे, कम से कम अभी 30-35 ग्रुप है भाई। अब कहाँ कहाँ क्या है उस वाला ध्यान रहता नहीं अपने को। तो आप लोग खैर ये डाल दो इसमें, है ना, आपस में डिस्कस करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। सर वो भाई एक एक पार्ट 1, सर एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 की E4 में दिया था एक स्टेटमेंट जिसमें था कि द एनर्जी रिलीज पर यूनिट मास इज मोर इन फ्यूजन और पर एटम इज मोर इन फिजन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब वही है जो उसमें दिया है, कुछ है ही नहीं उसमें। उसमें जो दिया कि एक में होता है फ्यूजन में, किस में होता है, पर एटम में ना, फ्यूजन में कि पर यूनिट नहीं, मास दिया। पर यूनिट मास दिया है ना। तो यहाँ से देखो आप कि, और दूसरे वाले में क्या दिया है पर कि एटम दिया। फ्यूजन में पर एटम दिया है ना। हाँ, तो उसका मेन रीजन वही मास ही है, और क्या है। वैसे याद ही कर लीजिए। क्योंकि नहीं, याद क्यों कर लीजिएगा, मैं बताता हूँ ना आपको। एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लो कि हमारे पास में फ्यूजन हो रहा है किस किस का, 1H2 प्लस 1H2 का, और ये बन गया इसमें, है ना। तो इसने इसमें कहा कि पर यूनिट मास फ्यूजन में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। यही क्वेश्चन है हमारे पास में, है ना। हाँ सर। तो वो क्या रहा है इसमें, देखो पर यूनिट मास, इसका मास क्या है यहाँ, दरअसल कम है ना भाई। इसी जगह आप यूरेनियम 292 ये लो आप, ये 6 बन जाता है मान लो, है ना। ये 5 जो है, ये 0N1, तो मिला के यूरेनियम 92 236 बन जाएगा, जो कि हाईली अनस्टेबल होता है। समझ गया सर, समझ गया। 100 में प्लस एनर्जी रिलीज हो रही है, समझ में आ गया ना। हाँ समझ गया। तो इसका मास क्या है, ज़्यादा है ना यहाँ। हाँ तो हम क्या बात कर रहे थे उसमें, कैलोरीमेट्री में। सर मैंने आपने आपको टेम्परेचर मोलर स्केल्स बता दी थी। हाँ, मोलर हीट कैपेसिटी भी पढ़ाया था मैंने, है ना। हाँ, तो मोलर हीट कैपेसिटी के बारे में बात हो गई थी। नेक्स्ट है हमारे पास में इसमें हीट कैपेसिटी, है ना। तो हीट कैपेसिटी क्या होता है, मास ऑफ द सब्सटेंस इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बस ये हीट कैपेसिटी है ना। क्या हो जाएगा, मास ऑफ द सब्सटेंस इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। है ना। तो मास ऑफ द सब्सटेंस इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये हमारे पास में रहेगा हमेशा। अब एक होता है मास इक्विवेलेंट, क्या बोलते हैं उसको यार, वाटर इक्विवेलेंट। मास इक्विवेलेंट ऑफ अ बॉडी ना। हाँ सर वही बोलते हैं। यही ना कॉन्सेप्ट, है ना। तो एक वो भी समझ लेते हैं, वो क्या है। मास इक्विवेलेंट ऑफ अ बॉडी, तो ये क्या है पहले इसको समझ लेते हैं। मान लो जैसे कि ये कोई बॉडी है, और ये कोई, ये मान लो बॉडी नहीं, ये वाटर है, ठीक है। ये सब्सटेंस है, कोई मटेरियल है। इसका मास MS है, इसका मास MW है। तो मास इक्विवेलेंट ऑफ बॉडी का मतलब ये हुआ कि हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर।
ये मतलब होगा। मतलब ये है आपको मास इक्विवेलेंट ऑफ बॉडी क्या दे रहेगा, दे रहेगा सर आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज आ रही है अभी? हाँ सर। हाँ सर। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, एक मिनट। मास इक्विवेलेंट। नहीं, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ बॉडी होता है, मास इक्विवेलेंट नहीं होता है, वरना मास से करूँ वाटर से करूँगा क्यों करूँगा। तो वाटर इक्विवेलेंट ऑफ बॉडी है वो, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक तो वाटर इक्विवेलेंट ऑफ बॉडी का मतलब क्या है कि वाटर की हीट कैपेसिटी और उस सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी दोनों इक्वल है। तो मतलब है कि आपको ऐसा दिया रहेगा, जैसे मैं कहूँ कि एग्जाम्पल के तौर पे 200 ग्राम वाटर इक्विवेलेंट of a copper container. 200 ग्राम वाटर इक्विवेलेंट ऑफ अ कॉपर कंटेनर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर कंटेनर का जो हीट कैपेसिटी है वो होगी, यानी हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर कंटेनर, तो वो हो जाएगा m इंटू एस, m मतलब 200, और जो s है वो किसका, वाटर का लेंगे, क्योंकि वाटर का दिया है इसने 200 ग्राम वाटर इक्विवेलेंट ऑफ अ बॉडी, मतलब वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर कंटेनर, जिसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी होती है 1, ये हो जाएगा कैलोरी, है ना, कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। तो ये आ जाएगा हमारे पास में, तो 200 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, ये आंसर होगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। इसकी जो यूनिट है ना, ऐसा यूनिट, वो किलोग्राम है, किसकी, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ बॉडी की। मैं बात समझ में आई? यस सर। लिख लो इसको यार। सर एक बार वो डेफिनेशन बता दीजिए ना कि क्या है वाटर इक्विवेलेंट। भी लिख तो दिया है, डेफिनेशन को क्या चाटोगे क्या, लिखा तो है। ठीक, लिख तो दिया है, साफ साफ तो लिखा है बेटा, देखो ना। व्हाट मैंने लिखा ना 200 ग्राम वाटर लिखा, तो 200 ग्राम वाटर इक्विवेलेंट ऑफ अ कॉपर कंटेनर, इसकी हीट कैपेसिटी बताओ क्या होगी। तो यानी किसकी, कंटेनर की हीट कैपेसिटी, अरे ये कैपेसिटर लिख दिया यार, हीट कैपेसिटी ऑफ अ कॉपर कंटेनर लिख दिया है ना, देखो ना। तो इसका मतलब 200 ग्राम वाटर के इक्विवेलेंट उसकी हीट कैपेसिटी कितनी है उस कॉपर कंटेनर की, वो ये लिख दिया मैंने, 200 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस है। हाँ मतलब अब इसका मतलब ये हुआ, अब जरूरी नहीं है कि जो कंटेनर है उसका मास भी 200 ग्राम ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं हो सकता। उसका मास 100 ग्राम हो, और उसकी अगर इसको 100 ग्राम है तो फिर इसका मतलब है कि
उसका मास अगर ये है तो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो 2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस हो। आई बात समझ में? तो ये जरूरी नहीं है कि उस कंटेनर का मास भी 200 ग्राम ही होगा, ये नहीं कह रहा हूं मैं। यहाँ कहने का मतलब यही है कि कोई भी कंटेनर अगर आप लेते हो तो उसकी अपनी स्पेसिफिक कैपेसिटी होगी, वो अपना उसका मास होगा। तो उसकी जो हीट कैपेसिटी है वो वाटर के 200 ग्राम के करस्पॉन्डिंग है, क्योंकि वाटर की जो हीट कैपेसिटी है वो क्या है, मतलब उसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी 1 है तो 200 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 200 ग्राम वाटर अगर हम लोग लेते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग हीट कैपेसिटी कितनी मिलेगी, 200 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। इसके इक्विवेलेंट उस कॉपर कंटेनर की हीट कैपेसिटी है। सिंपल ही है। हाँ सर वो समझा, मतलब मास ही चाहिए ना कॉपर का जिसकी हीट कैपेसिटी वाटर के 200 ग्राम की हाँ, उसका capacity मास, चाहिए। हमें मास नहीं मालूम है ना, उसकी हीट कैपेसिटी मालूम है, मतलब उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी मालूम नहीं है, बस बोला जा रहा है उसकी इसके इक्विवेलेंट ऐसा है। तो हम लोग क्या करेंगे, वाटर का जो मास दिया है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो जो हीट कैपेसिटी आई है वो उस सब्सटेंस की हो गई है, ये कहने का मतलब है। हाँ सर समझा। हाँ, ये वाटर का ही लेना है, मास जो दे रहा है दिया रहेगा ना मास, वो वाटर का है, क्योंकि हमें वाटर का पता है स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या है। तो ये इसकी जगह कॉपर का भी जनरली लोगों को पता ही होता है, लेकिन कुछ अलग कंटेनर दे दिया जिसका मालूम ही ना हो, किसी और मटेरियल का दे दिया, या कोई ऐसा कोई सब्सटेंस दे दिया जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं मालूम है, लेकिन ऐसा बोल दिया कि वाटर के इतने इक्विवेलेंट के बराबर है, वो ऐसा निकाल लेंगे। ठीक है। सर ऊपर स्क्रॉल करना। सर नीचे स्क्रॉल कीजिए ना। ठीक है, हाँ सर। हमने क्या क्या कर लिया, मोलर हीट कैपेसिटी हो गया, स्पेसिफिक कैपेसिटी हो गया, हीट कैपेसिटी हो गया, और क्या किया था हम लोगों ने। तो ये मेन पॉइंट्स हमारे पास हो गए हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कहता है हीट लॉस्ट बाय हॉट सब्सटेंस इक्वल टू हीट गेन्ड बाय कोल्ड सब्सटेंस। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि मान लो एक मटेरियल है, सब्सटेंस है जो T1 डिग्री सेल्सियस पर है, इसका मास m1 और इसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी S1 है। ये दूसरा सब्सटेंस है ना, ये T2 डिग्री सेल्सियस है और पर है, और ये M2 इसका मास और स्पेसिफिक कैपेसिटी S2 है। ऐसा समझ सकते हो कि मान लो कि एक, मान लो जैसे कि एक स्टोन है, ये वाला मान लो स्टोन और ये वाटर है मान लो, है ना। अब स्टोन को वाटर में डाल दिया हमने, तो स्टोन का मान लो टेम्परेचर ज़्यादा था,
है ना। मान लेते हैं कि T2 जो है T1 से ज्यादा है, तो T2 अगर T1 से ज्यादा है तो उस केस में क्या होगा, जो स्टोन है हमारे पास, इसका टेम्परेचर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और इसका टेम्परेचर क्या करेगा, बढ़ेगा। तो इन दोनों को हमने मिक्स कर दिया, ठीक। और फाइनल टेम्परेचर सिस्टम का हो गया मान लो T, है ना। दोनों को यहाँ मिक्स कर दिया हमने। इसको करने के दो तरीके। और एक बात और ध्यान रखना है कि जो भी एनर्जी हो इन दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होगा उस एनर्जी का, हीट एनर्जी का, यानी एनर्जी सराउंडिंग में नहीं जा रही। अगर जा रही है तो वो बताएगा कि कुछ पार्ट इतना चला गया तो ये यूज करना है, ठीक है। तो कुल मिला के एक तरह से एनर्जी कंजर्व करवाना है यहाँ। तो दो तरीके इसको करने के। पहला तरीका तो ये कि हम लोग, आप देख रहे हो कि इसका टेम्परेचर ज्यादा है, किसका, ये स्टोन है मान लो, और ये वाटर है। तो वाटर का टेम्परेचर कम है तो वाटर क्या करेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, M1S1 T-T1, ये एनर्जी इसको मिली क्योंकि T1 से T टेम्परेचर गया, तो इसकी एनर्जी M2S2 और ये T2 - T, इसने एनर्जी दिया। तो एक तो ये तरीका है, फर्स्ट मेथड तो ये हो गया। सेकंड मेथड ये, और सेकंड मेथड में इसलिए प्रेफर करूंगा क्योंकि अगर 3 सब्सटेंस मिलाते तो पहले वाला मेथड कैसे यूज करना है, तो वो उतना इफेक्टिव है नहीं। लेकिन जो सेकंड मेथड है उसमें क्या है कि अगर 3, 4, 10 कितने भी सब्सटेंस आप मिलाओ तो इससे निकालना आसान है। कैसे, इसमें ऐसे लिखेंगे M1S1 फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल प्लस M2S2, मतलब दोनों का बढ़ता हुआ मानेंगे, तो T - T2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। ये मतलब है। अगर 3 सब्सटेंस से मान लो तो क्या लिखेंगे, M1S1 जैसे एग्जांपल है मान लो, है ना। तो ये हो जाएगा T - T1 प्लस M2S2 तो M2S2 T - T2 प्लस M3S3 T - T3 इक्वल टू 0। इस तरह से मेरे ख्याल से पॉइंट समझ में आ गया होगा, हाँ सर। है ना। तो ये मेथड आप यूज कर सकते हैं क्योंकि 3, 4, 10 जितने मिलाएंगे हम लोग ऐसे करते जाएंगे। टोटल एनर्जी को क्या कर देना है फिर, टोटल उसको जो ले, क्योंकि एक घट रहा है तो बढ़ रहा है, तो ओवरऑल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए ना, ये मतलब है यहाँ। ठीक है, लिख लो इसको। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट है मोलर हीट कैपेसिटी वाला, सॉरी लेटेंट हीट वाला, करेंगे उसको भी। ये लिख लो। हो गया सर। लिख लेना। चलो नेक्स्ट क्लास में करेंगे अब उसको, ठीक है। तो आप ये कर लो, एक्सरसाइज 3 कर लो जो भी बचा हुआ है। अभी तो पार्ट इसका तो हो गया ना, एक्सरसाइज 2 तो कर लेना आप सबने। हाँ सर। अब ऐसा करो यार, एनसीईआरटी का भी कर लो ना आप, कि मैं भेजूं उसका बुकलेट, पीडीएफ भेजूं। हाँ सर। हाँ सर, भेज भेज देता हूँ, ग्रुप पे दीजिए। डाल देता हूँ, ठीक है ना। तो उसका भी कर लो, वो भी डिस्कस कर लूँगा मैं। चलिए ठीक है फिर, ओके बाय। बाय सर। बाय।